हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा और हम आपके लिए लेके आए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज जो डेली आप 6 बजे शाम में देखते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। नाम तो आपने जरूर सुना होगा, बट इसकी पूरी डिटेल, कब ये स्टैब्लिश हुई, क्या काम करती है, कैसे करती है और रिपोर्ट कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है रिलीज करती है, जो आपके यूपीएससी या किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले हम इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री वगैरह देख लें, कब एस्टैब्लिश हुई। तो 1971 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फाउंडेशन है, पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन है। इसके पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे, चाहे यूएन के बारे में पढ़े या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े, तो वो सारे कैसे ऑर्गेनाइजेशन है? इंटर गवर्नमेंटल। इंटर गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट स्टेट्स कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती हैं। ये पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, सीधे सीधे स्टेट की बात कर लो। प्राइवेट मतलब प्राइवेट बॉडीज, दोनों का मिला जुला कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है। इनका मेन काम क्या है? ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्री के एजेंडा को ये लोग शेप करते हैं सारे जगह से, चाहे तो पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे तो बिजनेस क्लास हो, चाहे तो कल्चरल कोई बॉडी हो, उससे सबको इंगेज करते हैं और पूरे वर्ल्ड की या किसी एक रीजन की या इंडस्ट्री के एजेंडे को ये लोग शेप करने का काम करते हैं। ये लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि ये लोग एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बॉडी है। इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मतलब किसी भी रिलीजन से, किसी भी आइडियोलॉजी से इनका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है और किसी भी कंट्री के इन्फ्लुएंस में आके ये लोग काम नहीं करते हैं। और साथ साथ क्या करते हैं ये लोग? एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, गवर्नेंस के हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने की बात करते हैं। ये लोग ऐसा बोलते हैं WEF वाले कि ये मोरल एंड इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी को ध्यान में रखते हुए सारे काम करते हैं। अगर आपने एथिक्स पढ़ा होगा तो आप ये टर्म सब जरूर समझते हो। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो जाके एथिक्स पढ़ो, अगर आप यूपीएससी की या ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें ये सिलेबस में है। ठीक है, आगे देखते हैं। They believe that progress happens by bringing together people from all walks of life। मैं यहाँ पे all walks of life का मतलब क्लियर कर दूं। all walks of life का मतलब जितने भी तरह के प्रोफेशन होते हैं, हर प्रोफेशन से, हर सोसाइटी से, चाहे ट्राइबल सोसाइटी ले लो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट ले लो, चाहे कुछ और ले लो, आप फार्मर्स ले लो, सब तरह से, हर वॉक्स ऑफ लाइफ से ये लोग रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, वहां से आइडियाज लेते हैं और ये बोलते हैं कि उसी से चेंज आ सकता है, जो एक इंक्लूसिव टाइप का चेंज हो, जो सबके लिए हो। इनका ये मानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी सोसाइटी के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के हर पार्ट के लिए। अब बात ये आती है कि इनका वर्क क्यों मैटर करता। अगर ये नहीं रहता, WEF नहीं रहता, तो वर्ल्ड पे क्या चेंज पड़ता? तो ये लोग ऐसा बोलते हैं कि वर्ल्ड जो है ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है ऑब्वियसली, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहा है। जब हम पोस्ट वॉर की बात करें, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के टाइम की बात करें, उस समय जो भी सिचुएशन था धीरे धीरे चेंज हुआ। नेशन स्टेट्स मतलब जो भी कंट्रीज थी और इंस्टीट्यूशन थे, उनके बीच के जो फ्रेमवर्क है धीरे धीरे टूटने लग गए। तब जाके ये स्टेब्लिश हुआ था कि आगे नेशन स्टेट इंस्टीट्यूशन में कैसे बैलेंस बनाया जाए, उसको ये रास्ता दिखा सके। टाइम के साथ साथ जियो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ने लगा, चाइना राइज करने लगा, अलग अलग तरह से ग्लोबलाइजेशन का फॉर्म चेंज होने लगा, रीजनलिज्म का फॉर्म चेंज होने लगा, टेक्नोलॉजी डिसरप्टिंग टेक्नोलॉजीज आने लगी। डिसरप्टिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब पहले से एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज खत्म हो गया, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और ये लगातार आएंगी। अगले 50 सालों में तो और ज्यादा आती रहेंगी। चाहे रोबोटिक्स की बात करो, चाहे जेनेटिक्स की बात करो, कम्युनिकेशन की बात करो, सारे साइंस के फंक्शन धीरे धीरे और इवॉल्व होंगे और लाइफ में और ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। अगर हम यंग लोगों की बात करें तो आज का यंग जनरेशन ये डिमांड करता है कि उसको सुना जाए, वो जो भी बात बोलता है, जो भी उसके ओपिनियन है, उसको ध्यान में रख के आगे की पॉलिसीज बनाई जाए। जो भी फ्यूचर है उनका फ्यूचर को ध्यान में रखते ही अभी की पॉलिसीज बनाई जाए, उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ये फेमस स्टेटमेंट आपने जरूर सुना होगा ग्रेटा थनबर्ग का, पीपल आर डाइंग, ऑल यू कैन टॉक अबाउट इज मनी एंड फेरी टेल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउ डेयर यू। तो इनका कहने का मतलब था सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट के कंसर्न
और भी कंसर्न को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आपका WEF यही करता है कि सारे कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए, सबका एडाप्टेबिलिटी लेते हुए कि जो भी चेंजेज हो रहे हैं उसमें कैसे एडाप्टेबल सिचुएशन हो सके, ये काम करने की कोशिश करता है। एक कॉमन एग्रीमेंट पे सब कुछ आ सके, और ये काम करने की कोशिश करता है कि सारी सोसाइटी, सारा वर्ल्ड, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो सबके बेहतरी के लिए है, सबके फायदे के लिए है। ये ऐसा बोलते हैं कि इनका कोई कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, ये लोग नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब ये लोग प्रॉफिट नहीं देख रहे। ये काम ऐसे करते हैं कि इनका उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो, बट पूरे वर्ल्ड का प्रॉफिट हो। ये बिजनेस नहीं कर रहे, तो ये बाकी वर्ल्ड को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को। अब बात आती है काम करते कैसे है, तो ये मीटिंग्स कराते हैं। 4 एनुअल मीटिंग्स होती है इनकी मेजर, उसके अलावा छोटी छोटी मीटिंग्स भी बहुत सारी होती हैं। एक मीटिंग इनकी होती है दावोस में। दावोस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग है, इसमें ये लोग ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्री के एजेंडा को शेप करते हैं हर साल के स्टार्टिंग में। पीएम मोदी ने भी ये मीटिंग रिसेंटली अटेंड किया हुआ है, ठीक है। दूसरी ये मीटिंग करते हैं हर साल इनोवेशन पे करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे करते हैं। इसका नाम है न्यू चैंपियंस। न्यू चैंपियंस ये मीटिंग हर साल ये लोग चाइना में कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तीसरी मीटिंग ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल को लेके है, जहां वर्ल्ड के मेजर चैलेंजेस ये लोग देखते हैं। ये यूएई में ये मीटिंग होती है। और चौथी मीटिंग ये लोग का इंडस्ट्री स्ट्रेटजी मीटिंग, मतलब इंडस्ट्री जो भी पैरामीटर्स होना चाहिए, उनके जो भी एजेंडा होने चाहिए, वो टाइम के साथ कैसे बदल रहे हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे चेंज हो। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम पे ये मीटिंग होती रहती है, ठीक है। तो ये 4 ये मीटिंग कराते हैं। फ्यूचर काउंसिल की मीटिंग में मेजर चैलेंज कौन कौन से हो जाएगा? क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। पैंडेमिक्स चैलेंज हो रहे हैं, तो इससे रिलेटेड ये ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल की मीटिंग हो जाती है। जब दावोस में मीटिंग लास्ट टाइम हुई थी और इनके 50 साल पूरे हुए थे, उस टाइम पे दावोस मैनिफेस्टो जब रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, तो इनके जो फाउंडर है, फाउंडर का नाम है क्लॉस शवाब। तो ये फाउंडर हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। इन्होंने बोला कि जो भी कंट्रीज हैं, जो भी अगर आपको इकोनॉमिक बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, वो अपने फेयर टैक्सेस दें, मतलब जितना टैक्स उनका बनता है हर जगह पे, वो टैक्स पूरा का पूरा दें। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस हो। ह्यूमन राइट को अपहोल्ड किया जाए, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को मजबूत किया जाए। तो ये सारे काम पे दावोस मैनिफेस्टो रिलीज हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है। बात आती है इनका फोकस एरियाज क्या क्या हैं। तो मेनली 3 फोकस एरियाज के आसपास ये लोग रिवॉल्व करते हैं। पहला फोकस एरिया है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो समझ लो ये किस पे बेस्ड है? रोबोटिक्स पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बेस्ड है, जिसमें 5G टेक्नोलॉजी ले लो। और ये सारी चीज़ों पे आपका 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेस्ड है, जो पूरे वर्ल्ड को आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी को और पूरे जैसे चीज़ें फंक्शन करती हैं उनको बदल के रख देगा। दूसरा इनका मेजर कंसर्न रहता है ग्लोबल कॉमन प्रॉब्लम। ग्लोबल कॉमन प्रॉब्लम क्या है? क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज के अलावा अभी आजकल पैंडेमिक्स प्रॉब्लम होते जा रहे हैं। तो ये ग्लोबल कॉमन प्रॉब्लम को ये लोग ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाते हैं, मीटिंग्स करते हैं। तीसरा ये लोग एड्रेस करते हैं सिक्योरिटी इश्यूज को, ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज किस किस का है? टेररिज्म का है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है अलग अलग कंट्रीज में फैले नहीं। और क्या सिक्योरिटी इशूज हैं? रीजनलिज्म का है कि एक रीजन दूसरे रीजन को अगर थ्रेटन करे। और किस चीज़ का है? तो इसके अलावा फंडामेंटलिज्म का है। तो ये सारी सिक्योरिटी इशूज, ये 3 मेजर एजेंडा जो है इनका की फोकस एरियाज है। ये मेजर रिपोर्ट से लोग बहुत सारे रिपोर्ट हर साल रिलीज करते हैं, जिन रिपोर्ट्स को पढ़ के कंट्रीज अपनी जो है कंडीशन वो इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 हर साल रिलीज करती है। इस साल इसमें इंडिया का रैंक 140 है, बहुत पीछे चला गया। पिछले साल से भी 20 से ज़्यादा पोजीशन पे इंडिया पीछे चला गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। हर साल ये रिलीज करती है। ये सब रिपोर्ट्स डायरेक्टली आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ऐसा करके। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी यही रिलीज करती है। रिस्क मतलब वर्ल्ड को किससे रिस्क है, क्लाइमेट चेंज से, डिजास्टर से, किन कंट्रियों का रिस्क पोजीशन क्या है, वो रिलीज करती है। वर्ल्ड का कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट करके ये लोग रिलीज करते हैं। तो ये सारे ऐसे ये बहुत सारे रिपोर्ट रिलीज करते हैं। सबको बता पाना संभव नहीं है, जानना जरूरी भी नहीं है।
बट क्या ये सिर्फ वर्ल्ड के लिए रिपोर्ट रिलीज करते हैं? तो नहीं, कंट्री स्पेसिफिक भी रिपोर्ट रिलीज करते हैं। कंट्री स्पेसिफिक रिलीज कौन सा हो गया? इंडिया के लिए रिसेंटली आप देखोगे 10 जून को ही इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, डिप्लॉइंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एट स्केल इन इंडिया। ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक, अलग अलग कंट्री स्पेसिफिक भी रिपोर्ट रिलीज करते हैं। ये रिपोर्ट रिलीज होगी, इंडियन गवर्नमेंट पढ़ेगी, समझेगी, पॉलिसीज को उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करेगी, तो ऑब्वियसली फायदा होगा। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो एनर्जी में कैसे ट्रांजिशन होता है, कैसे एनर्जी बदल रही, पहले पेट्रोलियम बेस्ड से इलेक्ट्रिक बेस्ड, फिर बाद में और सोलर बेस्ड, कैसे एनर्जी में ट्रांजिशन हो रहा है, उससे रिलेटेड भी रिपोर्ट ये लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड करो, नए कोर्सेज का फ़ायदा उठाओ। थैंक यू, जय हिंद।